नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। पिछले हफ्ते मैं चर्चा में नहीं था, शार्दुल ने चर्चा का संचालन किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा लोगों का। बहुत हफ्ते बाद आप, हम और विकास एक साथ चर्चा में हैं। और इसके अलावा चूंकि शार्दुल ने बता ही दिया कि स्टूडियो में कौन कौन है, तो मैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय करवाऊं। हमारे साथ समीर चौगावकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र की राजनीति वैसे तो रहते राष्ट्रीय राजधानी में है, दिल्ली में है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से खास उनका लगाव है और उसको कवर करते रहे हैं। कई सारी किताबें हैं उनकी, मसलन ऑपरेशन शिवसेना, लटियन की लीला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतीत और भविष्य। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान बहुत जल्द जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं संजय हेगड़े। एक छोटी सी जानकारी और, आप लोग चर्चा में लेटर जरूर भेजें क्योंकि आपके लेटर्स से हमें बहुत मदद मिलती है इस कार्यक्रम को समझने में, सुधारने में। इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी, हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, इलेक्शन से जुड़ा। उसको मदद करें क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री आपको पता है किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, किसी कॉरपोरेशन का नहीं, किसी सरकार से कोई विज्ञापन नहीं, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से हम काम करते हैं। और हमारी इस समय जो तमाम इंटरव्यूज़ जिसकी आप पूरे नेशनल मीडिया में देख रहे हैं, चर्चा है, इसके अलावा तमाम हमारी रिपोर्ट्स जो हमारे रिपोर्टर्स महाराष्ट्र से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से, झारखंड से, ये सारी चीज़ें इसीलिए संभव हो पाई हैं क्योंकि आपने जर्नलिज्म में, आपने पत्रकारिता में और आपने न्यूज़ लॉन्ड्री का हाथ मजबूत किया है। सबसे बड़ी खबर पिछले हफ्ते रही और पूरे देश के मीडिया में छाई रही, वो खबर न्यूज़ लॉन्ड्री ने की और न्यूज़ लॉन्ड्री पर श्रीनिवासन जैन की। अजीत पवार जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने 2-3 बहुत ऐसी बातें कहीं जो कि आमतौर पर नेताओं से हम उम्मीद नहीं करते और वो सुर्खियां बन गई। उसमें एक दावा उनका ये था कि अडानी समूह के जो मालिक है गौतम अडानी, उनके घर पर एक मीटिंग हुई थी 2019 के चुनावों के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा, और उसमें अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस थे, प्रफुल्ल पटेल थे, शरद पवार सीनियर थे, अजीत पवार भी थे। ये सारे लोग जो बड़े कैरेक्टर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो सब लोग वहां मौजूद थे। तो इससे एक विवाद खड़ा हुआ कि एक उद्योगपति एक राजनीतिक मीटिंग में क्या कर रहा था और ये सारे के सारे नेता एक उद्योगपति के घर क्यों मिल रहे थे, ये अपने आप में। फिर इस बात के तूल पकड़ने पर, इस पर विवाद बढ़ने पर, पूरे देश में इस पर सवाल शुरू होने के बाद अजित पवार ने अपने बयान को बदल दिया। उनका ये कहना था कि एक मीटिंग गौतम अडानी के घर पर हुई थी दिल्ली में, लेकिन गौतम अडानी वहां नहीं थे। ये कोर्स करेक्शन किया अजीत पवार ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में। इसका जो तीसरा हिस्सा आया, फिर से न्यूज़ लॉन्ड्री पर वो इंटरव्यू का वो हिस्सा आज मौजूद है। शरद पवार के साथ श्रीनिवासन जैन ने फिर से बातचीत की और शरद पवार ने वहां पर 2 और बड़ी बातें बताई, और वो 2 बड़ी बातें और ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि हाँ, मीटिंग हुई थी गौतम अडानी के घर और गौतम अडानी वहां पर मौजूद भी थे, लेकिन वो किसी बातचीत का हिस्सा, जो पॉलिटिकल बातचीत जिस टेबल पर हो रही थी उस बातचीत का हिस्सा नहीं थे, वो वहां पर मौजूद थे। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली में किस इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में मीटिंग हुई, सब मालूम है। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। Mr. Adani's house. Mr. Adani's house in Delhi. Delhi. And it was for dinner, we say. I was invited for dinner. For dinner. Yeah. And that who was, so there was, you was there, Amit Shah was there. I think Ajit also. बिल्कुल, देखिए, कल ही राहुल गांधी ने इस मामले में प्रश्न पूछा था बैठक को लेकर, और उसके बाद शरद पवार का जो स्पष्टीकरण आया है। देखिए, शरद पवार के महाराष्ट्र उद्योगपति से संबंध कोई पहली बार नहीं कि शरद पवार के से एक उद्योगपति से संबंध रहे। शरद पवार महाराष्ट्र की जो राजनीति करते रहे, वो कांग्रेस में जब उन्होंने की तो उद्योगपतियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में रहे। शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति 2 कारणों से काफी चर्चित रही। एक तो ये है कि विपक्ष के नेताओं के साथ सत्ता के लिए कैसे साधना, शुगर लॉबी को कैसे कंट्रोल करना। महाराष्ट्र की राजनीति में शुगर लॉबी एक बड़ी ताकतवर मराठा लॉबी मानी जाती थी, जो आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत थे, और उनका जो मराठा वोट बैंक है उसमें उनका बड़ा वर्चस्व माना जाता था शुगर लॉबी का। शरद पवार उसी शुगर लॉबी को रिप्रेजेंट करते रहे।
और शरद पवार के नेतृत्व में और शरद पवार के हाथ के नीचे वो पूरी शुगर लॉबी फलती फूलती रही। शुगर कारखाने अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी है शुगर फैक्ट्री, तो वो सारे कांग्रेस के या राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेताओं की रही है। और उसके ऊपर भी आरोप लगता रहा कि करोड़ों रुपया उनको कर्ज दिया गया, लेकिन उन्होंने कर्ज लौटाया नहीं। तो शरद पवार पैसों की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर करते रहे और शरद पवार इस बात को जानते थे कि अगर उद्योगपति आपके साथ रहेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति का पैसे वाला तबका आपके साथ रहेगा, तो महाराष्ट्र में आप सत्ता लंबे समय तक कर पाओगे। एक चीज और इसमें आई जो शरद पवार ने बात कही कि वो अपने नेताओं के दबाव में गए थे क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों के केसेस चल रहे थे और उसको सेटल कराना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो महाराष्ट्र के ही किसी मंत्री ने कहा था, शायद शरद पवार के नहीं शिवसेना वाले थे, जिन्होंने कह दिया था कि हमें बीजेपी में शामिल होने के बाद हमको अच्छी नींद आती है, डर नहीं लगता है कि ईडी आ जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिशियन का कोई ना कोई मामला तो होगा ही, या ईडी आ जाए या सीबीआई आ जाए या कोई और आ जाए, जेल तो कोई जाना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार पे भी दबाव हुआ होगा कि सर हम आपके साथ तो है पर आप हमें बचा नहीं सकते हो, तो फिलहाल के लिए क्या हम बीजेपी से कुछ समझौता करें या केंद्र से कुछ समझौता करें। और शरद पवार जी ने कह दिया होगा चलिए हम भी साथ चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। राजनीतिक जब प्रतिद्वंदी एक दूसरे से मिलते तो ये अडानी जी का घर न्यूट्रल पिच कैसे बना? ये वही जब भी मांडवाली होती है तो वो न्यूट्रल पिच पे होती है, तो ये न्यूट्रल पिच कैसे हुई? ये इंटरेस्टिंग बात है। और फिर नेताओं का ये कहना नहीं आप इसे ऐसे मत देखिए, चाहे वो एनसीपी वाले कह रहे हो या इधर वाले। भाई देश के गृह मंत्री को एक राज्य के दल के नेता से, भले ही वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन देश के गृह मंत्री और एक राज्य के नेता में बहुत अंतर है। तो 1000 वेन्यू हो सकते थे, अपना घर उनका घर, इन दोनों को छोड़ के तीसरे का घर मिलने का। वो तीसरे का घर भी किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है। वो उस उद्योगपति का घर है जिसको लेकर आप पे लगातार आरोप करते आ रहे हैं 5 साल से। भाई 2019 से 5 साल से आपकी सरकार चल रही थी। ठीक बात। और एक्सप्लेनेशन जो है वो शरद पवार जी का वो भी इंटरेस्टिंग है कि नहीं मैं तो बिजली की बात करने गया था। तो नेताओं की बात सुन के कभी कभी हंसी आती है, पब्लिक को बिल्कुल बेवकूफ समझा जाता है। नहीं पढ़ा दो, हम तो बिजली वालों के तरफदार हैं। शरद पवार ने जो बात कही है अभी ताज़ा इंटरव्यू में कि, और उसकी ताकीद जिस तरह से अजित पवार के केसेस को हटाया गया, ख़त्म किया गया, उसको क्लीन चिट दी गई उनको केसेस में, वो दोनों बातें एक दूसरे को से जुड़ती हैं। हाँ, पूरा करती हैं। ये जो बुलडोजर जस्टिस का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ एक गाइडलाइन बनाई, इसकी बहुत ज़रूरत थी और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बस मेरा आपसे सवाल यही है कि ये क्या थोड़ा देर से आया फैसला है? जब बहुत सारा, कई बार क्या होता है कि आप ही लोगों के जो लीगल जार्गन्स होते हैं उसमें कहा जाता है देर से मिला न्याय भी अन्याय की तरह होता है, और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं उस तरह की। ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर गिरा दिए गए, और सबकी मौजूदगी में इस देश में कोर्ट और लीगल फटर्निटी, सिविल सोसाइटी, सबकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने, नाक के नीचे ये सब काम होता रहा। सरकारें इसका श्रेय लेती रही, नेता इसको चुनाव दर चुनाव फैलाते रहे। 4 साल 5 साल में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो गए, तब जाकर ये सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा देर से आया फैसला था, ये पहले आ जाता। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में बहस कर चुका हूँ जी, ठीक है। तो जो आया है अच्छा आया है, इससे अधिक आ सकता था, नहीं आ सकता था, वो तो हम बात करते जा सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताऊं, बुलडोजर जस्टिस करके कुछ चीज़ है नहीं। बुलडोजर है अपनी जगह, जस्टिस अपनी जगह है। हमारे जो न्याय प्रणाली है, जहाँ संविधान और रूल ऑफ लॉ के तहत काम करते हैं, तो उसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि अगर आरोपी, आप पर कोई आरोप लगे या आप पे कोई आरोप सिद्ध भी हो, तो आपका घर गिराया जा सकता है। अगर ऐसा कानून बनता तो वो असंवैधानिक होता। उदाहरण के तौर पे, अगर अजमल कसाब भी भारतीय होता और उसका घर भारत में होता, तो उस घर को भी आप न्यायिक प्रणाली से नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि अजमल कसाब ने 26/11 की वारदात को अंजाम दिया है।
ठीक है, तो वो पॉइंट बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी कानूनी व्यवस्था में किसी के अपराध के लिए किसी के घर गिराना वो जायज नहीं है, वो असंवैधानिक है। उसके बाद ये रह जाता है डिफेंस सारे डिमोलिशंस का। सर, हम तो सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ हम काम कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है भैया आप कैसे काम कर रहे थे, आप कभी किसी को नोटिस दिए थे? अगर नोटिस भी दिया गया था तो सही वक्त पे दिया गया था, सही आदमी को दिया गया था, और अगर अतिक्रमण छोटा सा है तो क्या आप पूरे ढांचे को गिरा दोगे? मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है, और अगर कोई अवैध संपत्ति है, प्रॉपर्टी बनी है, तो उसे गिराने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस का आपको पालन करना पड़ेगा कि भाई आप पंचायत पोर्टल बनाया जाए, उसको अपलोड किया जाए, कौन सी इलीगल प्रॉपर्टी आपने नोटिस दिया उसको दिया जाए, अधिकारी इसकी रिकॉर्डिंग करे, अधिकारी ऑर्डर जारी करे, उसको अपील करने का समय हो। ये सारी बातें अब इतना सिस्टमेटिक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि अब बहुत आसान नहीं होगा कि आप किसी का भी मकान किसी भी तरीके से और किसी भी वक्त गिरा दे। आपको अगर किसी का भी मकान गिरा तो आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और उसके बाद आप गिरा पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे अब जिस तरीके से जो था कि भाई लगातार मकान गिरने की जो व्यवस्था शुरू हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, जो आसाम में गई, जो मध्य प्रदेश में होने लगा था, जो राजस्थान में होने लगा था, और एक प्रकार से देखने में आ रहा था कि बुलडोजर का कल्चर बन गया था कि भाई कुछ भी हो गया तो बुलडोजर से तोड़ दो। कि जिस पावर का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देने के लिए, सेक्शन 142, तो उसमें वर्ड है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस कैसे हुआ? सिर्फ अभी के लिए और फ्यूचर के लिए गाइडलाइन दी। जो लोग गए थे, जिसमें जहांगीरपुरी आप बता भी रहे हैं कि उस मामले में कोई गाइडलाइंस नहीं दी कोर्ट ने कि उन पर अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, जो अकाउंटेबिलिटी उस पीछे। वो देखिए, अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ये केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हुए हैं। हाँ। और 142 का जो आर्टिकल है संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि इस किसी भी केस में उस केस को सॉल्व करने के लिए अगर कानून नहीं बना है तो सूटेबल ऑर्डर पास करने का। तो अभी इस केस में क्योंकि बुलडोजर ऐसे यूज हुए हैं, तो एक पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत बना लिया है। उसके बाद जो पहले के मामले हैं उसकी तो निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने तो ठंडे बक्से में तो नहीं डाला, वो तो करेगी। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।